अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर गोसाईगंज से प्रत्याशी बनाकर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की सियासत को साधने का प्रयास किया है। हालांकि लालजी वर्मा की पकड़ समाज के सभी वर्गों में मजबूत है। रहा सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा का सियासी रसूख। इससे पहले कि गोसाईगंज से लोकसभा सपा प्रत्याशी रहे लालजी वर्मा पर फोकस करें, इससे पहले श्री वर्मा की राजनीति के सफर पर चर्चा कर लेते हैं। नमस्कार, मैं बीके यादव और आप देख रहे हैं भारत न्यूज लाइव। लालजी वर्मा 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपने पुराने साथी और राजभर समाज के कद्दावर नेता राम अचल राजभर के साथ सपा में शामिल हुए थे और इसके बाद सपा अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट पर जीत हासिल की थी। ऐसा माना जा रहा है कि पूर्वांचल की सियासत में इनका रसूख है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। सपा ने पूर्वांचल के कद्दावर नेता लालजी वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तकरीबन 35 साल से सियासत में सक्रिय लालजी वर्मा की मतदाताओं पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा वह सरकार में लालजी वर्मा की वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। लालजी वर्मा के ही कार्यकाल में अंबेडकर नगर में मेडिकल कॉलेज से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज तक की स्थापना हुई है। लालजी वर्मा 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। वर्मा प्रदेश सरकार की कई महत्वपूर्ण समितियों में भी शामिल रहे। लालजी वर्मा की गणना जमीन से जुड़े जुझारू नेता के रूप में होती है। किसान परिवार में जन्मे लालजी वर्मा ने सियासत की शुरुआत अपने छात्र जीवन से ही शुरू कर दी थी। लालजी वर्मा पहली बार टांडा 1973 में टांडा छात्र संघ का चुनाव लड़ा और महासचिव बने। इलाहाबाद से कृषि विश्वविद्यालय में परास्नातक करने लालजी वर्मा 1977 से 1978 तक कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के छात्र के महासचिव रहे। आज जब लालजी वर्मा जिलाध्यक्ष पारसनाथ वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष सियाराम निषाद अपने काफिले के साथ गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जोहन में पहुंचे, वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार 15 लाख देते देते 5 किलो राशन पर आ गई है। यूरिया खाद का रेट तो नहीं कम किया, लेकिन बोरी से 10 किलो खाद जरूर गायब कर दिया। कार्यक्रम में और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कार्यक्रम के आयोजक सेक्टर प्रभारी बलराम यादव ने किया। मौके पर मौजूद ब्लॉक अध्यक्ष बीकापुर गया प्रसाद यादव, जोहन प्रधान जोखू यादव, दूधनाथ कनौजिया, पूर्व प्रधान परमेश्वर यादव, पूर्व प्रधान याकूब बेग शंकरपुर, श्री कृष्ण यादव, भानु यादव, सुरेंद्र यादव आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। भारत न्यूज लाइव के लिए बीकापुर से दिनेश पांडे की खास रिपोर्ट। उसका दाम बढ़ गया और उसके मुकाबले जो हमें दाम मिलना चाहिए था, हमारा किसान सीमाओं पर संघर्ष कर रहा है, दिल्ली जाने की तरफ बढ़ता है कि हमारी मांग पूरी हो। हमारा जो समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है, वो समर्थन मूल्य पर हमारी फसल का खरीदने की गारंटी होनी चाहिए। वो गारंटी देने का काम भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही। इसके विपरीत आप सब लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ाते का काम, रिलायंस का, अंबानी का, अडानी का संपत्ति कई गुना बढ़ गई। दुनिया के प्रथम और द्वितीय, तीसरे स्थान पर पहुंच गए और किसान आज भी लाचार और बेचारा रहा। 14 लाख करोड़ रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ किया गया और किसान का कोई कर्जा माफ नहीं किया। अगर 2 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार माफ कर देती तो पूरे देश के किसान कर्जे से मुक्ति पा जाते। लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए धन है, किसान को केवल लालूपात देते हैं 500 रुपया महीने। खाद का दाम 4 गुना बढ़ता है, 2.5 गुना बढ़ता है। इसी तरह से आम जनता को नौकरी देने की जगह पर जो राशन पहले मनमोहन सिंह के सरकार से मिल रहा था, जो 25 किलो का 60 रुपया लग रहा था, केवल 60 रुपया माफ करके
कहा कि हम 82 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं। ये अनाज पहले भी रहा था, 2013 से मिल रहा था, लेकिन उस समय 60 रुपया लगता था 25 किलो का। 2019 तक वो लगता था। कोरोना की महामारी के समय उसको मुक्त किया गया और एक तरफ मुक्त हुआ तो दूसरी तरफ गैस सिलेंडर के दाम में 700 रुपये का इजाफा हो गया। के लिए वोट करने का काम करें। जैसा भाई पारसनाथ जी ने कहा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, बहुत सपना दिखाया था इस देश के लोगों को। कहा था अच्छे दिन आएंगे, और माननीय मोदी जी जो उस समय गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते थे, उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, इस देश को कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में लूटा है और लूट का पैसा विदेशी बैंकों में काला धन के रूप में जमा है। अगर ये पैसा भारत में आ जाए तो एक एक व्यक्ति को मुफ्त में 15 से 18 लाख रुपया मिल जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? और ये भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कानून बनाकर 100 दिन में काला धन भारत लाने का काम करेंगे। 100 दिन की बात छोड़ो, 10 साल बीत गया, वो पैसा आया क्या?